लल्ला क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूपी पीसीएस आर ओ परीक्षा के लिए आज हम फिर पॉलिटी के लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं। और पॉलिटी के लेक्चर नंबर 3 में हम देखते हैं कि संविधान सभा की समितियाँ, ठीक है, टॉपिक है कि संविधान सभा की समितियाँ क्या है। देखेंगे कौन कौन सी समिति थी और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे, ठीक है। तो समिति, संघीय संविधान समिति, कौन सी समिति बाबू? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था बाबू? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष भी जो थे वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आप सोचो इतना आसान से नेहरू जी को अच्छा अच्छा पद मिल गया था। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी नेहरू जी बन गए थे। संघीय शक्ति समिति के भी अध्यक्ष नेहरू जी बन गए थे। प्रारूप समिति की बात करें तो भीमराव अम्बेडकर जी बनाए गए। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया बाबू? भीमराव अम्बेडकर बनाए गए। और संचालन समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भाई इतने बड़े महान विद्वान थे, वो संचालन करते थे। क्या करते थे बाबू? संचालन करते थे, नियम प्रक्रिया बनाते थे। तो जब भी कोई पूछे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कोई पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और नियम प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नियम प्रक्रिया समिति में कौन थे बाबू? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोचो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीन समितियों के अध्यक्ष बन के बैठे थे। एक संचालन समिति के, दूसरा नियम प्रक्रिया समिति के, तीसरा राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। कौन सा बाबू? राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, ठीक है। ये देखो राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति है ना, ये राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति है। तो देखो राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। प्रांत कौन होंगे राष्ट्रीय ध्वज समिति तदर्थ के बाबू? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, ठीक है। कौन होगा बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होगा बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता है। अब आगे हम देखेंगे कि प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत में जो संविधान समिति के अध्यक्ष कोई पूछे तो सरदार पटेल। सही बात है, सरदार पटेल का काम क्या था? प्रांतों को जोड़ने के काम थे। तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार पटेल। सरदार पटेल को बहुत बड़ा काम मिला था भाई। और फंडामेंटल राइट, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति सलाहकार समिति भी सरदार पटेल को दिया गया था। सोचो, ठीक है। मतलब सरदार पटेल को क्या क्या दिया गया बाबू? फंडामेंटल राइट, अल्पसंख्यक एवं जनजाति सलाहकार समिति, जनजातियों को सलाहकार समिति के सदस्य अध्यक्ष भी इनको बनाया गया सरदार पटेल को। जल्दी से देख लेते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। प्रारूप समिति की बात करें तो बी आर अम्बेडकर जी हैं। संचालन समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। नियम प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, तीन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संचालन समिति, नियम प्रक्रिया समिति, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हैं। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें सरदार पटेल। और FR फंडामेंटल राइट, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति सलाहकार समिति की बात करें तो यहाँ भी आपके सरदार पटेल को देखने को मिलते हैं, ठीक है। सरदार पटेल देखने को मिलते हैं। आगे हम देखेंगे बाबू समिति और अध्यक्ष, जिसके तो इसमें भी देखेंगे मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कौन थे बाबू? JB कृपलानी जी थे मूल अधिकार उप समिति। बारे JB कृपलानी को देखो, मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे बाबू वो कौन थे? तो JB कृपलानी जी थे। देखो यहाँ पे ये भी JB कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। SC मुखर्जी जी बेचारे अल्पसंख्यक थे। क्या थे बाबू? अल्पसंख्यक थे। क्या थे? SC मुखर्जी जी बाबू वो तो अल्पसंख्यक थे।
कार्य संचालन समिति की बात करें तो के एम मुंशी। मुंशी लोग का काम क्या होता है? कार्य का संचालन करना। तो कार्य संचालन समिति को देखने वाला कौन था बंदा? के एम मुंशी था। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो एस सी मुखर्जी जी होंगे। और मूल अधिकार उप समिति की बात करें तो जे बी कृपलानी है। ठीक है, कौन है बाबू? जे बी कृपलानी है। मूल अधिकार उप समिति के कोई पूछे तो कौन है बाबू? जे बी कृपलानी है। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे। तो आपको मालूम है कि अध्यक्ष था प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो मैंने पहले बता दिया कि बी आर अम्बेडकर जी को बनाया गया था, लेकिन इसमें सदस्य भी थे। तो क्वेश्चन एक ऐसे बनेगा और बनेगा ही बनेगा कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर जी थे। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तो पहला नाम देख लिया आपने, एन गोपाला स्वामी अयंगर। ठीक है, अयंगर जी थे। दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे। तीसरा के एम मुंशी जी थे। और चौथा कौन थे? मोहम्मद सादुतुल्ला थे। और पांचवा थे बी एल मित्र। और छठवां थे डी पी खेतान। और बी एल मित्र की जगह पे कौन बंदा आया था? तो एन माधव राव आया था। ये बी एल मित्र की जगह पे कौन सा बंदा आया था? तो एन माधव राव। कौन सा बंदा आया था बाबू? तो एन माधव राव आया था। और डी पी खेतान की जगह पे टी टी कृष्णामाचारी आया था। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष तो थे प्रारूप समिति के, लेकिन कुछ लोग क्या थे बाबू? सदस्य भी थे। उन सदस्यों में एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। ठीक है, के एम मुंशी जी तो थे ही। इसमें मोहम्मद सादुतुल्ला को याद कर लो, बी एल मित्र को याद कर लो, डी पी खेतान को याद कर लो। तो बी एल मित्र, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान। तो बी एल मित्र की जगह पे जो बंदा एन माधव राव आया था, चूँकि माधव माने कृष्ण होता है, तो कृष्ण भगवान तो मित्रता निभाते थे, तो बी एल मित्र माधव राव की जगह पे आ गए। और डी पी खेतान की मतलब बी एल मित्र की जगह पे माधव राव आ गए थे। और डी पी खेतान की जगह पे टी टी कृष्णामाचारी। टी टी कृष्णामाचारी। ठीक है, आगे हम चलेंगे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 का दिन था बाबू। उसी दिन हम प्रारूप समिति का गठन करते हैं, 29 अगस्त 1947। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन हो जाता है। उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन? हमारे बी आर अम्बेडकर जी। और सदस्यों के बारे में मैंने देख लिया कि बी एल मित्र की जगह पे एन माधव राव आते हैं और डी पी खेतान की जगह पे टी टी कृष्णामाचारी आते हैं। ठीक है, आगे हम संविधान का स्रोत देखेंगे कि संविधान का स्रोत क्या है हमारी। ठीक है बाबू, तो संविधान का स्रोत एक टॉपिक है। इसमें उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया। ये उद्देशिका का मतलब, उद्देशिका का जो विचार लिया गया था बाबू, कहाँ से लिया गया था? हम यूएसए से लेंगे। उद्देशिका का विचार कहाँ से लेंगे बाबू? यूएसए से लेंगे। उद्देशिका की जो भाषा देखेंगे, ये कहाँ से लेंगे? ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की भाषा कहाँ से लेंगे बाबू? ऑस्ट्रेलिया से लेंगे। न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना भी हम अमेरिका से ही लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कोई पूछे तो कहाँ से लिया जाता है बाबू? यूएसए से लिया जाता है। तो उद्देशिका के विचार की बात करें तो अमेरिका से, उद्देशिका की भाषा कोई पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण की बात करें, जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ये अमेरिका से ही लिया जाएगा। आगे, भारतीय एवं अमेरिकी व्यवस्था में समानता देखेंगे। संविधान की व्याख्या निर्वचन उच्चतम न्यायालय द्वारा होती है। तो ठीक है, भारत की व्यवस्था है और अमेरिका की जो व्यवस्था है, ठीक है ना, इसमें क्या है, समानता क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो संविधान की व्याख्या समानता है, उसका निर्वचन करने का काम कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा।
तो हमारे भी जो देश का संविधान है उसकी भी व्याख्या या निर्वचन करने का काम उच्चतम न्यायालय करता है देश की। और वैसे ही अमेरिका में भी उसका उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में जो राज्यों का संघ है, ये राज्यों का संघ है, वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, कहाँ पे वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कनाडा से प्रेरित है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके माइंड में आना चाहिए कि भारत राज्यों का संघ है, इसकी संकल्पना कहाँ से लिया गया बाबू? तो कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। समवर्ती सूचित ऑस्ट्रेलिया से दुनिया जानती है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा में विशेष योग्यता प्रतिभा के आधार पर सदस्यों का मनोनयन 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता था, कितने सदस्यों का? वो 12 सदस्यों का। कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। अब सोचो आयरलैंड से कितनी बड़ी चीज़ ली गई है कि राज्यसभा में जो विशेष योग्यता है, जो प्रतिभा है, उसके आधार पर सदस्यों का जो मनोनयन था वो कहाँ से लिया गया था बाबू? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। सदस्य कितने होते थे? 12। कितने होते थे बाबू? 12 सदस्य होते थे। आगे देखिए, आपातकाल उपबंध का प्रावधान जर्मनी के संविधान वाइमर से लिया गया है। तो जब भी आपातकाल का जो उपबंध की बात होती है तो कहाँ से लिया गया है बाबू? वाइमर से। वाइमर का संविधान है लेकिन जर्मनी। ठीक है, किस देश का संविधान है वाइमर? तो जर्मनी का है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपातकाल का संबंध किस देश से लिया है, तो आप बता दोगे कि जर्मनी के संविधान से। इसमें आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी है कि जो संविधान का व्याख्या निर्वचन की पावर होती है और देश के उच्चतम न्यायालय भारत में भी और अमेरिका में ये समानता है। तीसरी चीज़ें राज्यसभा की जो योग्यता या प्रतिभा की बात करेंगे, 12 सदस्य जो चुने जाते थे, राज्यसभा में चुने जाते हैं, वो कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। दूसरी बात ये याद रखना आप। और जुडिशियल रिव्यू की जो होती है संकल्पना कहाँ से लेते हैं? अमेरिका से होती है। बाकी तो सब आसान से हो जाएंगे। और आगे देखने हैं आगे ये देखना है बाबू कि अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है बाबू? तो कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है बाबू? तो कनाडा से ली गई है। ठीक है, पूरा कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली जाएंगी? तो कनाडा से। जबकि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता आर्टिकल 301 का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ की बात करें तो हम कनाडा से लेंगे। कहाँ से लेंगे बाबू? कनाडा से लेंगे। लेकिन जबकि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता आर्टिकल 301 में, आर्टिकल 301 है, उसके तहत आप व्यापार कर सकते हो, वाणिज्य कर सकते हो। और उसकी जो स्वतंत्रता का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कि आप व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का विचार है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया वाले भी व्यापार अच्छा करते हैं। तो जब भी व्यापार की बात होए तो आप दिमाग में याद रखना, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का जो विचार आया था वो बाबू ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब केंद्र और राज्य में जो संबंध की बात है कनाडा से ली गई है, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान। ठीक है, मंत्रिमंडलीय सरकार की जब भी बात करेंगे कि मंत्रिमंडल सरकार होना चाहिए ब्रिटिश संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है। जो प्रक्रिया विधि से स्थापित हो और कहाँ के संविधान से लिया गया है? जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है बाबू? तो जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचार हेतु राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अब इसमें एक शक्ति है जैसे राज्यपाल की,
राज्यपाल की शक्ति है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए हम जो है विधेयक को राज्यपाल रख लेता है अपने पास। ये शक्तियाँ कहाँ से मिलेगी? कनाडा से मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? अमेरिका से हुआ था। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो अमेरिका से ही हुआ था। प्रारंभ हुआ था लिखित संविधान का, प्रारंभ, स्टार्ट, फिर लिखा गया पहली बार, तो अमेरिका लिख दिया पहले संविधान अपना। ठीक है, आगे हम देखेंगे संविधान के भाग में, कौन से भाग में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कौन से भाग में क्या क्या चीज़ें, संविधान के भाग देखेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। संविधान के भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है। संविधान का जो भाग है, भाग 1 है, उसमें क्या क्या की बातें कही गई बाबू? संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 2 में नागरिकता की बात करता है। तो मैंने आप लोग को संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बता दिया था, नागरिकता के बारे में बता दिया था भाग 2। भाग 3 में क्या है बाबू? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को ही हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं। और आता है भाग 4। भाग 4 में क्या है बाबू? डीपीएसपी है। क्या है बाबू? डीपीएसपी है। अब भाग 4A में ही मौलिक कर्तव्य है। इसको बाद में जोड़ करके मौलिक कर्तव्य भी बना दिया गया कि ठीक है, आप लोग अपना, तो आपका जो फंडामेंटल राइट है वो तो भाग फंडामेंटल राइट है जो, उसको तो आप जो है भाग 3 में ले रहे हो। लेकिन जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, वो भाग 4A में आपको देखने को मिलेगा। भाग 5 में संघ की बात आ जाएगी। भाग 5 में जब भी बात करेंगे आप संघ से बात करेंगे। भाग 6 में राज्य की बात करेंगे। भाग 7 क्या हो गया आज बाबू? ये निरसित हो चुका है। इसको आप याद रखना कि ये क्या है बाबू? भाग 7 निरसित हो चुका है, उसको हट गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र की बात, यूनियन टेरेटरी की बात होगी। भाग 8 जो बनाया गया बाबू, किस लिए बनाया गया? यूनियन टेरेटरी के लिए बनाया गया, यूटी के लिए। भाग 8 बनाया क्यों नहीं जाएगा? 8 केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके लिए तो बनाया तो जाना ही, अब बनाया जाना तो जरूरी था, तो बनाया गया। भाग 9 में पंचायत है। अब सोचो, यूनियन टेरेटरी के बाद आप पंचायत में चले जाते हो भाग 9 में। ठीक है, भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है। तो अब सोचो, SC/ST के लिए जो भाग 10 मिला हुआ है, कितना इम्पोर्टेंट भाग मिला है। तो SC/ST के लिए कौन सा भाग मिला है बाबू? तो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में पूछा जाए कौन से भाग में है, तो भाग 10 में है। भाग 11 में संघ राज्यों में संबंध। अब क्या है कि 11 में 2 बंदे मिलेंगे तभी संबंध बढ़ेगा। तो ऐसे ही आप याद रखना कि संघ और राज्य क्षेत्र में संबंध की बात हो तो भाग 11 में आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे हम देखेंगे भाग 12 में क्या देखने को मिलेगा बाबू? भाग 12 में वित्त, संपत्ति और वाद। तो 12 से वित्त, ब से 12, ब से वित्त। तो जब भी बात करें तो पैसे और से वित्त की बात जब होती है, वित्त की, संपत्ति की, जो वाद की बात होगी, वो भाग 12 में आपको देखने को मिलेगा। भाग 13 में हम चलते हैं तो इसमें व्यापार मिलेगा, वाणिज्य समागम मिलेगा। अभी आपने देखा कि व्यापार वाणिज्य समागम की जो स्वतंत्रता की बात होगी तो आर्टिकल 301 में था। और कहाँ से लिया गया था बाबू? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था बाबू? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था भाग 13 में। ठीक है, अब भाग 14 में हम चलते हैं तो भाग 14 में चलेंगे संघ एवं राज्यों की सेवाएं। अब संघ की जो सर्विसेज है और राज्यों की जो सर्विसेज है, वो भाग कहाँ पे देखने को मिलेंगे बाबू? आपको भाग 14 में देखने को मिलेंगे। कहाँ पे देखने को मिलेंगे बाबू? भाग 14 में देखने को मिल जाएंगे। संघ एवं राज्यों को सर्विसेज देने के लिए तो भाग 14 में देखने को मिलेंगे। और 15 में निर्वाचन की बात होगी। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, निर्वाचन तो होना ही होगा, तो भाग 15 में दिया। तो 15 एक इम्पोर्टेंट गिनती है, तो उसमें ही निर्वाचन की बात कर रहा है।
तो एक गाना है प न प नी धा ऐसे करके है। तो जब भी आपको याद रखना है कि भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और भाग 16 में कुछ वर्गों का विशेष उपबंध किया गया है। कुछ वर्गों का बाबू विशेष उपबंध किया गया है। कुछ वर्गों का क्या किया गया है बाबू? तो विशेष उपबंध किया गया है भाग 16 में। कुछ वर्गों का विशेष उपबंध किया गया है, तो देख लो भाग 16 में। 17 में राजभाषा है। भाग 17 में क्या है बाबू? राजभाषा है। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है। क्या है बाबू? आपात उपबंध पहले ही बता दिए। अब भाग 19 में प्रकीर्ण है। क्या है वो? प्रकीर्ण है। भाग 19 में क्या है बाबू? प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान का संशोधन की बात किया जाता है। जो हमारा संविधान बनाया गया ना, उसकी संशोधन की बात भाग 20 में होती है। कहाँ पे होगी? भाग 20 में। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ। तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन की बात होती है। किसकी बाबू? अस्थायी संक्रमणकालीन भाग 21, ठीक है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हो जाता है। तो एक बार आप संविधान के भाग, तो पूरा टोटल कितने भाग होते हैं संविधान के? 22। संविधान में टोटल कितने भाग हैं बाबू? 22। भाग 1 में क्या है वो आप याद रखना, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में बात करें तो डीपीएसपी आएगा। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी आएगा। और उसके बाद में भाग 4A में मौलिक कर्तव्य की बात करता है। भाग 5 में जब भी बात करेगा तो संघ की बात करेगा, केंद्र की बात करेगा। और भाग 6 में बात करेगा तो राज्य की बात होती है। किसकी बात होती है बाबू? तो राज्य की चर्चा की गई है। और भाग 7 को क्या कर दिया गया है बाबू? निरसित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है। और जब भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में जो है यूनियन टेरिटरी की बात होगा, संघ राज्य क्षेत्र की बात होती है। और भाग 9 में क्या है बाबू? भाग 9 में पंचायत से संबंधित है। और भाग 10 की जब भी बात करेंगे हम, तो भाग 10 में SC ST की बात चर्चाएं करी गई है। भाग 11 में तो मैंने बताया कि दो लोगों का संबंध की बात होगा, तो केंद्र और राज्य के संबंध की बात भाग 11 में होगी। अब 12 ब से 12 ब से वित्त, तो वित्त से संबंधित होगा, भाग 12 होगा। भाग 13 में मैंने बता दिया कि व्यापार वाणिज्य का समागम होता है। और ये भी बता दिया कहाँ से ये लिया गया है स्वतंत्रता उसकी, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल किस में दिया गया है बाबू? 301 में दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। भाग 14 में संघ एवं राज्य क्षेत्र में जो सर्विसेज की बात करी गई है, भाग 14 में करी गई है। भाग 15 की जब भी बात करेंगे तो भाग 15 में मैंने बताया कि तो ऐसे याद रखना कि निर्वाचन जो होगा, जो चुनाव की प्रक्रिया होगी, भाग 15 में देखने को मिलेगी। भाग 16 में देखेंगे तो भाग 16 में क्या होगा बाबू? कुछ वर्गों का विशेष उपबंध की बात करता है। भाग 17 में राजभाषा की बात करता है। और भाग 18 में आपात के उपबंध की बात करता है। भाग 19 की जब बात करें तो प्रकीर्ण की बात करता है। अब भाग 20 में संविधान की संशोधन की बात करता है। अब भाग 21 जब देखेंगे अस्थायी संक्रमणकालीन की बात करता है। और भाग 22 में क्या है? तो भाग संक्षिप्त नाम प्रारंभ की बात भाग 22 में। तो संविधान के भाग के बारे में आपने देख लिया। अब संशोधनों द्वारा जोड़े गए भाग, कौन से भाग संशोधन के द्वारा जोड़े जाते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो देखते हैं कि कौन से भाग संशोधन के द्वारा जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो देखो बाबू कौन सा भाग जोड़े गए हैं संशोधन के द्वारा। भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9A किससे संबंधित है बाबू? तो नगर पालिका से। भाग 9B जो जोड़ा गया सहकारी समिति से। और भाग 14A 14A अधिकरण से संबंधित है।
भाग 14 एक किससे संबंधित होगा बाबू? ये अधिकरण से संबंधित होगा। भाग 14 एक किससे संबंधित होगा? तो ये अधिकरण से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा बाबू? तो ये देखो अधिकरण है ना भाग 14 ये भाग 14 ये जो है वो अधिकरण से संबंधित होगा। और भाग 4 ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित होगा। तो आपको याद रखा जाना चाहिए कि संशोधनों द्वारा जो भाग जोड़े गए, भाग 9A जोड़ा गया और भाग 9B। 9A की बात करें तो नगर पालिका, 9 अ से अन्ना होता है, तो याद रखना 9A की जब बात करें अ से अन्ना, तो याद रखना कि 9A की जब भी बात होगी तो नगर पालिका से संबंधित होगा। 9B की जब भी बात होगी तो सहकारी समिति, बहस मत करो, तो B से सहकारी समितियाँ। ठीक है बाबू, तो याद रखने का ट्रिक थोड़ा सा बता देते हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। और भाग 14A संबंधित है किससे? अधिकरण से संबंधित है। किससे संबंधित होगा बाबू? अधिकरण से संबंधित होगा। और भाग 4A जो संबंधित होगा वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे भाग 11, भाग 11 का अध्याय 1 में संघ राज्यों के मध्य विधायी संबंध है। आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक। तो ठीक है, इसकी बातें याद रखना कि भाग 11 का इसमें तो बस यही रखना कि दो लोग संबंध बनाएंगे। तो केंद्र और राज्य का संबंध की जब बात होती है उसमें मध्य विधायी संबंध होता है, उन दोनों के मध्य जो विधायी संबंध होता है और कहाँ से लेकर के होगा बाबू? आर्टिकल 245 से लेकर के 255 के बीच में है। आर्टिकल 245 से 255 के बीच में केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध होगा वहाँ तक देखने को हमको मिलेगा। कहाँ से बाबू? 245 से लेकर के, अरे सॉरी 200 क्या बोलते हैं यार, ये 245 से लेकर के 255 तक। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, 245 से लेकर के 255 तक। ठीक, अध्याय 2 में संघ राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध है 256 से 263। तो पहले तो आप याद रखना कि भाग 11 में 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 है, अध्याय 2 है। अध्याय 1 कहाँ से? 245 से 255 तक, आर्टिकल 245 से 255 तक अध्याय 1 में बात कही गई है। अध्याय 2 में 256 से लेकर के 263 तक है। ठीक है, तो अध्याय 2 में 256 से 263 तक में क्या बातें कही गई बाबू? तो संघ और राज्यों के मध्य जो प्रशासनिक संबंध है, जो प्रशासन करने से संबंधित संबंध है, 256 से लेकर के 263 तक होगा। और भाग 1 में चलेंगे, भाग 11 के अध्याय 1 में चलेंगे। कहाँ पे? भाग 11 के अध्याय 1 में चलेंगे तो क्या संबंध होगा बाबू? विधायी संबंध होता है। तो विधायी संबंध कहाँ कहाँ से होगा? 245 से 255 के बीच, आर्टिकल 245 से 255 के बीच होगा। और प्रशासनिक संबंध जो होगा वो होगा बाबू 256 से 263 के मध्य होगा। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। और जो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, देखो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर से बनाया गया नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है। और आप बेफिक्र रहिए, इस सब्जेक्ट से आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। देखो बाबू, आप आराम से देखना, क्लासेस बहुत ही इजी है। रिचा कह रही हैं कि सर कुछ मोहब्बत के बारे में बोलिए। देखिए रिचा जी, मैं मोहब्बत के बारे में क्या बोलूँ, पहले आप पढ़ाई कर लो, सक्सेस हो जाओ, फिर आप इसके बारे में सोचना। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, जब नया नया प्यार होता है तो उसके लिए एक दोहा है, कहत नटत रिजत खिजत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही नैनन सो बात। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं प्यार के बारे में नहीं कुछ बोलूँगा, मोहब्बत के बारे में। अब आप ध्यान से देखिए रिचा जी, संविधान में अनुच्छेद की बात करते हैं। तो अब हमने देखा था
कि अनुच्छेद 1 में क्या क्या बातें कही गई थी। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, वही बात किया गया था। भारत क्या था बाबू, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में मैंने बताया था कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में क्या होता है बाबू, नया राज्य प्रवेश करता है, स्थापना करता है, जैसे सिक्किम को हमारा अनुच्छेद 2 में, ठीक है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो नए राज्यों का निर्माण, सीमा एवं नाम में परिवर्तन। आप नया राज्य बना सकते हैं अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में आप क्या कर सकते हैं बाबू, नया राज्य आप बना सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं नए राज्य का, और उसका सीमा निर्धारित कर सकते हैं और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, वो अनुच्छेद 3 में है, ठीक है। जैसे हमारा यूपी है, यूपी में हम क्या कर सकते हैं, उसका सीमा निर्धारित कर सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उससे नया राज्य भी बना सकते हैं ना। अनुच्छेद 3 के तहत होगा ये काम। अब थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसके बारे में बताऊंगा। आप ध्यान देते रहना, ठीक है बाबू। अनुच्छेद 20 में क्या था, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है ना। अनुच्छेद 20 में जो बातें कही गई है बाबू, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हर व्यक्ति को यदि कोई बंदा ने अपराध किया है ना, तो वो अपना दोष उसको सिद्धि के संबंध में संरक्षण है कि वो अपना वकील कर सकता है। अनुच्छेद 22 में क्या बातें कही, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से निषेध है। देखो इसमें लाइन बाय लाइन से आपको नहीं बताई जाएगी, लाइन बाय लाइन से आपको आर्टिकल्स में बता दूंगा बाद में। इसमें जिस आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस आर्टिकल से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है पूछे जाते हैं, उस तरीके से बताया जाता है। लगभग आपकी पॉलिटी सारी समाप्त हो जाएगी, इससे बाहर आपको आने को नहीं है। फिर मैं आर्टिकल्स बाद में बता दूंगा। ये हमारा नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा नोट्स। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से निषेध है, ठीक है, अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 39A चलेंगे बाबू, इसमें क्या है, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये तो डीपीएसपी में मिलेगा आपको, भाग 4 में मिलेगा, लेकिन इसमें क्या करा अनुच्छेद 39A। जब भी अनुच्छेद 39A पूछे, कैपिटल ए पूछे, तो आप याद रखना कि सामान्य न्याय जो भी मिला समान न्याय मिले, निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता निःशुल्क मिलनी चाहिए। कैसे मिलनी चाहिए बाबू, कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, निःशुल्क मिलनी चाहिए, न्याय समान मिलना चाहिए। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि व्यक्तियों को कुछ दशाओं में काम हो गया, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। हर व्यक्ति काम पा उसका अधिकार है काम पाने का, शिक्षा पाने का और लोक सहायता है, पब्लिक से सहायता पाने का जो अधिकार है, अनुच्छेद 41 में देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अनुच्छेद 43B की जब बात करें बाबू, तो उसमें सहकारी समितियों का संवर्धन की बात किया गया है। सहकारी समितियों का संवर्धन, तो आपको याद होना चाहिए कि सहकारी समिति जो जुड़ती है वो कब जुड़ती है बाबू, तो भाग 9B में जुड़ी जाती है सहकारी समिति। तो सहकारी समितियों का संवर्धन कैसे किया जाता है, अनुच्छेद 43B में कहा गया है। तो अनुच्छेद 43B में क्या कहा गया है बाबू, सहकारी समितियों का संवर्धन की बात कही गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 48A, अब हम किसके बारे में देखेंगे बाबू, अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो अनुच्छेद 48A जब ही बात होगी तो पर्यावरण से संबंधित होगा। अब पर्यावरण से संबंधित होगा तो उसका संरक्षण होगा, संवर्धन होगा और वन्य जीवों की क्या होगा बाबू, रक्षा होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम और चीज़ें देखना चाहते हैं,
तो इसमें देखिए अनुच्छेद, अब हम सीधे सीधे कहाँ चलेंगे बाबू, 52 में चलेंगे। सीधे सीधे कहाँ चलेंगे बाबू, 52 में। अनुच्छेद जब हम सीधे सीधे 52 में चलेंगे तो देखते हैं, अब यहीं पे बंद कर देते हैं। अब उसके बाद में चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है